जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने देख लिया था कि रिसोर्स किसे कहा जाता है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की थी। आज की बातचीत हम आज करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और हमें ये समझ में आता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो डे टू डे बेसिस पर। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, चाहे वो सुई जैसी चीज़ हो या फिर आपके रूम में रखा हुआ टेबल हो, बेड हो, फैन हो, किताबें हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सब रिसोर्सेज के थ्रू बनती हैं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट हैं। पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा कि कोई भी रिसोर्स नेचर की तरफ से फ्री नहीं है, उसके लिए हम समहाउ पे करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में लोग ये मानते थे कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और इसी आइडिया के चलते ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, बिना सोचे समझे यूज़ किया, और उसकी वजह से आज हमें बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग ग्रीडी हो गए, कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज़ करने की शुरुआत कर दी। जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, और उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है, रिसोर्सेज में कमी देखने को मिल रही है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। हो क्या गया है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथ में चले गए हैं, और उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई है दो सेक्शंस में। एक है हैव्स और दूसरा है हैव नॉट्स। कुछ लोग हद से ज़्यादा अमीर हो गए हैं और ज़्यादातर लोग गरीबी की तरफ पुश किए जा रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है फ्यू हैंड्स में, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में रिच और पुअर का डिवीजन हो गया है। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, बिना सोचे समझे जो हमने इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है उसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। और ये तो अपफ्रंट है, सामने दिख रहा है। इस बार समर्स कितने गर्म थे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की समस्या है। हालांकि अब ये थोड़ा बेटर होने लगा है, लेकिन हाँ एक टाइम तो बहुत एक्सट्रीम था ओजोन लेयर डिप्लीशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सर्दियों में आप देखोगे पॉल्यूशन का लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है कि बेचारे लोग मर जाते हैं इसकी वजह से। लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, बिना सोचे समझे यूज़ किया है, और उसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन है कि रिसोर्सेज में डिप्लीशन भी देखने को मिल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, और इस रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें फेस करने को मिल रहे हैं। और रिसोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन किया जा सके सभी के लिए। भाई गरीब के लिए भी लाइफ की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होनी चाहिए जितनी अमीर के लिए है, और ग्लोबल पीस को मेंटेन किया जा सके। अगर रिसोर्सेज का अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंट्रीज आपस में लड़ेंगी। यही तो होता है, जिस कंट्री के पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, जिस रीजन के पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, वो चाहता है किसी दूसरे रीजन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो हमें ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करना पड़ेगा। सभी को रिसोर्सेज बराबर मिलें, सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और इसको हम अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कंट्री में कोई बैकवर्ड रीजन है और कोई फॉरवर्ड रीजन है, मतलब कोई थोड़ा आगे निकल गया, डेवलप हो गया रीजन। अब बैकवर्ड रीजन के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे, उसको अगर हम रिसोर्सेज नहीं देंगे, वहाँ अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ के लोग कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे।
तो ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए, कंट्री में पीस को बनाए रखने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को एंश्योर करना बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट जिस तरीके से आज हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर भी डेंजर में है, आगे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर भी डेंजर में है। आज ही हम बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी के बारे में। अगर इस रेट पे वाटर को एक्सप्लॉइट किया गया तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी की बेहद कमी हो। तो ज़रूरी है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको एडिक्वेटली यूज़ करें। इनफैक्ट एक टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और ये टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस टर्म की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, दो चीज़ें। एक तो डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप जंगलों को काटते जाओगे तो इन द लॉन्गर रन इस डेवलपमेंट का नुकसान होगा। तो पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, और दूसरा डेवलपमेंट को इस तरीके से किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी को इतना एक्सप्लॉइट कर दें डेवलपमेंट के नाम पे कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी बचे ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे तब कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है, करो डेवलपमेंट को, लेकिन द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसको रट लो, दिमाग में बिठा लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो और दूसरा फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। जब हम डेवलपमेंट को इस तरीके से करेंगे तो उसको बोला जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। एक जो सबसे मेजर स्टेप लिया गया है वो है अर्थ समिट। 1992 में, जून 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पे अर्थ समिट को कंडक्ट करवाया गया। और ये जो जून 1992 में अर्थ समिट हुई, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इस पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट को 100 से ज़्यादा स्टेट्स के हेड्स ने अटेंड किया। और इस समिट का एजेंडा क्या था? इस समिट का एजेंडा था टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए जून 1992 में अर्थ समिट को हेल्ड किया गया इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। इस अर्थ समिट में 100 से ज़्यादा स्टेट्स के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सारे लीडर्स असेंबल हुए और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उस डॉक्यूमेंट को बुलाया जाता है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बुलाया जाता है? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये जो रियो कन्वेंशन है, रियो डी जेनेरियो में हुई ये अर्थ समिट, तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में रियो कन्वेंशन भी बुला देते हैं। इसमें एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की बातचीत की गई और दूसरा इसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में बात की गई है कि ग्लोबली जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, उनको कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, कितने फॉरेस्ट को अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कितने को हमें बचा के रखना चाहिए। डेवलपमेंट और फॉरेस्ट के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए उसकी बातचीत की गई है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में। और ये जो एजेंडा 21 है ये बताता है कि 21st सेंचुरी में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर कर सकें। एक बार फिर से अपन बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? एक तो डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, द डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। और दूसरा, डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। और वही लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट
एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस डेफिनेशन को रट लो, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट समिट हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसे बुलाया जाता है अर्थ समिट। क्या बुलाया जाता है? अर्थ समिट। ये अर्थ समिट कब हुई? जून 1992 में हुई। कब हुई? जून 1992 में। कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में अर्थ समिट हुई। ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इसको 100 से ज़्यादा स्टेट्स के हेड्स ने अटेंड किया और इसमें बात की गई दो चीज़ों के बारे में। एक तो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। इस समिट के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया। उस डॉक्यूमेंट को बुलाया जाता है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस रियो कन्वेंशन के, इस अर्थ समिट के दो आउटकम्स थे। एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और दूसरा एजेंडा 21। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में बातचीत की गई कि ग्लोबली फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, और एजेंडा 21 में बातचीत की गई कि 21st सेंचुरी में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए। एजेंडा 21 की अगर बात करें तो ये जो एजेंडा 21 है ये साइन किया गया कब? 1992 में, जून 1992 में अर्थ समिट के दौरान। इस अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बुलाया जाता है, UNCED। बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बुलाया जाता है। इस अर्थ समिट में, इस UNCED की कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 वॉज द आउटकम। और इस एजेंडा 21 का एम क्या है? इस एजेंडा 21 का एम है कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, और इसको अचीव करने के लिए हमें 3 चीज़ों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है। एक तो एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है, दूसरा पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़नी है, और तीसरा डिजीज़ेस को कॉम्बैट करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और हमें एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज़, इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करना है ग्लोबली। और ग्लोबली ये कैसे होगा? ये होगा विद कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। एक जो खास बात कही गई इस एजेंडा 21 में कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बना सकती है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सोच के देखो कि राजस्थान में मान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना है, लेकिन राजस्थान के प्रॉब्लम्स अलग हैं। वहीं अगर केरला में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करना है तो केरला की समस्याएं अलग हैं। तो पूरे इंडिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक एजेंडा 21 नहीं हो सकता, एक तरीके से स्टेप्स नहीं लिए जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए। तो ये फ्रीडम भी दे दिया गया कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपने समस्याओं के हिसाब से अपने लोकल एजेंडा 21 को तैयार कर सकती है। ब्रॉड आउटलाइन हम दे रहे हैं, बाकी आप अपने रीजन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और वहां के हिसाब से देखो कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए। एजेंडा 21 भी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 कब साइन किया गया? 1992 में अर्थ समिट के दौरान, या जिसको UNCED भी बुला देते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसका एम क्या था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जाएगा? 3 चीज़ों के अगेंस्ट लड़ाई लड़के। एक तो हमें एनवायरमेंटल डैमेज को ख़त्म करना है, दूसरा हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, और तीसरा हमें डिजीज़ेस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है। और ये कैसे होगा? ये होगा विद ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस एजेंडा 21 का, वो क्या है कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बना सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजेंडा 21 बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। फिर आगे बात की गई है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखो, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिसोर्स प्लानिंग का बेसिक मतलब क्या है, या प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम जुडिशियस यूज़ करें जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जब बात की जाएगी रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का सोच समझ के यूज़ करें, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ यूज़ करें। और ये रिसोर्स प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए। हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज खूब हैं, लेकिन उनके अवेलेबिलिटी में डाइवर्सिटी है।
इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बेहद रिच हैं रिसोर्सेज में, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जो कि उतने रिच नहीं हैं रिसोर्सेज में। फिर एक दूसरे तरीके की डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज में रिच हैं लेकिन बाकी रिसोर्सेज में डेफिशिएंट हैं, और वहीं कोई दूसरा रीजन होगा जो बाकी के रिसोर्सेज में बेहद रिच है और अदर रिसोर्सेज में डेफिशिएंट है। इसका बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो हमारे कंट्री में क्या है, ये अपना कंट्री, ये जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ वाला और एमपी वाला कुछ हद तक जो रीजन है, वहाँ पे मिनरल्स खूब मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर राजस्थान में आ जाओगे तो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है। इधर चले जाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो यहाँ पे टूरिज्म का खूब सारा पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे टेरेन अच्छा नहीं है। इधर लद्दाख में चले जाओगे तो लद्दाख में टूरिज्म का बहुत अच्छा काम है, लेकिन लद्दाख में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लद्दाख जो है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से आइसोलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में एक और एडवांटेज है, वाटर रिसोर्सेज खूब सारे हैं। तो अब जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पानी नहीं है लेकिन सोलर एंड विंड एनर्जी है। अब खुद सोच के देखो डेवलपमेंट कौन सा अच्छा है। ये डेवलपमेंट अच्छा है क्या कि राजस्थान पूरी तरीके से सोलर और विंड एनर्जी पर डिपेंडेंट रहे और पानी इसको कहीं से प्रोवाइड किया ही ना जाए। इसको बोला जाए कि आप अपनी सोलर और विंड एनर्जी के हिसाब से काम चलाओ। वहीं अरुणाचल प्रदेश को बोला जाए कि आपके पास में वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज से काम चलाओ, हम आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे ही नहीं। या फिर इधर ये जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, इनको बोला जाए कि तुम तुम्हारे मिनरल से काम चलाओ, एग्रीकल्चर के नाम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम तुम्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। यूपी वालों को बोला जाए कि तुम्हारा एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तुम एग्रीकल्चर के दम पे जियो, बाकी चीज़ें हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। ये अच्छा डेवलपमेंट है? या फिर ये अच्छा डेवलपमेंट है कि राजस्थान बोले कि हम सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बाकी कंट्री को सोलर और विंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बाकी कंट्री में जहां भी वाटर के रिसोर्सेज हैं वो हमें वाटर प्रोवाइड कर दे। वैसे ही ये जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये बोले कि हमारे यहाँ पे मिनरल्स खूब हैं, हम पूरे कंट्री को मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाकी के कंट्री में जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जाए। कौन सा वाला डेवलपमेंट अच्छा है? बट ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला डेवलपमेंट अच्छा है, और इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये देखना कि कहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, कौन सा रीजन किस रिसोर्स में रिच है और किस रिसोर्स में डेफिशिएंट है। जहाँ डेफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, वहाँ कहीं और से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, और जहाँ से रिसोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको बदले में भी कुछ दिया जाए। ये जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट है, ये जो प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उसके पीस के लिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। और वही लिखा हुआ है आगे ये पूरे टेक्स्ट में कि हमारे कंट्री में कुछ रीजंस ऐसे हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बट कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जहाँ पे बहुत एक्यूट शॉर्टेज है कुछ वाइटल रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल बात अगर करें झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे मिनरल्स खूब मिलते हैं, यहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स खूब मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे वाटर के रिसोर्सेज खूब हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे सोलर एनर्जी खूब है, विंड एनर्जी खूब है, लेकिन वाटर नहीं है राजस्थान में। लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म खूब सारा है, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज खूब सारी है, लेकिन बाकी कंट्री से लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड है। लद्दाख में पानी के रिसोर्सेज उतने नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट की, ऐसे डेवलपमेंट की जहाँ पे ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि इतना डाइवर्सली फैले हुए हैं, इनको एक बैलेंस्ड वे में सभी रीजन्स को प्रोवाइड किया जाए। और अगर ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट हमें करना है तो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। और ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, स्टेट के लेवल पे होनी चाहिए, रीजनल लेवल पे होनी चाहिए और लोकल लेवल्स पे होनी चाहिए। जब रिसोर्स प्लानिंग होगी तब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को एंश्योर कर पाएंगे। जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब सारे रीजन्स बराबर तौर पे ग्रो करेंगे, और जब सारे रीजन्स ग्रो करेंगे, सारे रीजन्स डेवलप करेंगे, तो पीस भी बना रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एंश्योर किया जा सकता है। होपफुली आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। फिर बात की गई है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। देखो रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन ने ऊपर पढ़ लिया। ये जो प्लानिंग है ये की जाती है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या है? खुद ही सोच के देखो कि पहला स्टेप क्या लोगे आप रिसोर्स प्लानिंग में। पहला स्टेप तो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। कंट्री के किस रीजन में कौन सा रिसोर्स मिलता है, कितना रिसोर्स मिलता है,
उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी इन्वेंट्री के बारे में पता करना। और ये आइडेंटिफिकेशन और ये इन्वेंट्री का पता करना ये कैसे होगा? जब हम सर्वे करेंगे, जब हम मैप करेंगे, जब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। ये देखो कि कंट्री के किस हिस्से में कौन सा वाला रिसोर्स मिलता है और कितना मिलता है। और ये कैसे होगा? जब हम सर्वे करेंगे, जब हम मैप करेंगे, जब हम क्वालिटी क्वांटिटी को देखेंगे। फिर जब हमें पता चल जाए कि यार कौन सा रिसोर्स किस रीजन में है, तो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करो और उस प्लानिंग स्ट्रक्चर में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात करो, स्किल की बात करो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करो। मान लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में खूब सारा कोल मिलता है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इस कोल को किस टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला जाएगा, क्या स्किल यूज की जाएगी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी मिनिस्ट्री इस कोल को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उस सब के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करो, एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार करो। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? प्रिपेयरिंग अ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो कि बात करता है टेक्नोलॉजी के बारे में, स्किल के बारे में, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बारे में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है ये ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ये है इंडिया, ये है इंडिया। अब मान लेते हैं कि इंडिया के इस हिस्से में पानी खूब है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4000 लीटर पानी है, 4000 लीटर पानी है इस रीजन में। ये दूसरा रीजन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि सिर्फ 500 लीटर पानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा रीजन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि सिर्फ 100 लीटर पानी है। इंडिया को ओवरऑल डेवलप करने के लिए हमें टोटल पानी चाहिए, मान लेते हैं 4000 लीटर। टोटल पानी हमें कितना चाहिए इंडिया को अच्छे से डेवलप करने के लिए? 4000 लीटर। अब बढ़िया क्या होगा कि पूरा 4000 लीटर इस रीजन से ले लें या कुछ इस रीजन से लें। मान लेते हैं कि इस रीजन से ले लें 2500 लीटर या 3000 लीटर, इस रीजन से ले लेते हैं 300 लीटर, यहाँ जो बचा है वहाँ से ले लेते हैं 10 लीटर, यहाँ कुछ पानी होगा वहाँ से ले लेते हैं 10 लीटर। मतलब सभी रीजन से उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पानी लें या फिर एक ही एरिया से सारे पानी को ले लें। कौन सा वाला प्लानिंग बढ़िया है? वो वाला प्लानिंग जहां पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी एक रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और यही है थर्ड पॉइंट कि हमने जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है किसी भी रीजन के लिए, उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच करो। 3 स्टेप्स क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के? पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरा है डेवलपिंग अ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो कि बात करता है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बात करता है स्किल के बारे में, जो कि बात करता है इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बारे में। और तीसरा है कि आपका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। और इंडिया जो है वो इस डायरेक्शन में शुरू से ही स्टेप्स ले रहा है। हमारा जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, तब से ही रिसोर्स प्लानिंग की बातचीत की जा रही है। तब से ही हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने रिसोर्सेज को एडिक्वेटली प्लान करें और सभी रीजन्स को बराबर बैलेंस तौर पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी रीजन्स का बराबर तौर पर डेवलपमेंट हो। लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, बिकॉज हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड हैं। एक चीज़ और है, हमें अब तक ये समझ में आ रहा है कि किसी भी कंट्री के किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बेहद इंपॉर्टेंट है। भाई किसी भी रीजन को अगर डेवलप करना है तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से काम नहीं चलेगा। उसके करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज खूब है, लेकिन उस रीजन के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, या इंस्टीट्यूशन नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से काम नहीं चलेगा। अपन शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ये जो नेचर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक हिस्सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, तभी कोई भी रीजन ट्रू सेंस में डेवलप होगा। हमारी कंट्री में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज खूब है, बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। जैसे झारखंड है, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है,
लेकिन जब इकोनॉमिकली देखोगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ जो हैं वो इकोनॉमिकली इतने एडवांस रीजन्स नहीं हैं, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज में उतने रिच नहीं हैं लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज में पुअर हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए। अब रिसोर्सेज इनको मिल जाते हैं उन रीजन से जो कि रिसोर्स में रिच हैं, तो रिसोर्सेज ले आते हैं वहाँ से और टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने रीजन का खूब सारा डेवलपमेंट करते हैं। ये जो रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्स मिल रहे हैं इनका पूरा फोकस है रिसोर्सेज को निकालने पे, टेक्नोलॉजी की तरफ उतना फोकस है नहीं इनका। तो इनके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये उतना इकोनॉमिकली एडवांस नहीं हो पाए हैं। और यही कॉलोनाइजेशन की भी हिस्ट्री है। कॉलोनाइजेशन की भी हिस्ट्री क्या है कि जितने भी रिसोर्स रिच रीजन्स हुआ करते थे उनको फॉरेन इन्वेडर्स ने अपने कब्जे में लेने की शुरुआत कर दी। फॉरेन इन्वेडर्स के पास में एडवांटेज किसका होता था? यूजुअली ये वो लोग होते थे जिनके पास में हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और उस टेक्नोलॉजी की वजह से ये बड़ा इजीली इन रिसोर्स रिच रीजन्स को अपने कब्जे में ले लेते थे और इनके रिसोर्सेज को यूज़ करते थे अपने डेवलपमेंट के लिए। अपने को ये समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक हिस्सा है। अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है तो वो रीजन अपने आप में डेवलप नहीं हो सकता है। और ये थ्रू आउट हिस्ट्री देखने को मिला है। कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री भी यही है कि जितने भी रिसोर्स रिच रीजन्स थे उनको फॉरेन इन्वेडर्स ने अपने कब्जे में लिया बिकॉज फॉरेन इन्वेडर्स के पास में टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर थी। इंडिया का खुद का एग्जाम्पल है। इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स जो हैं वो छोटी सी पॉपुलेशन है लेकिन इतने लंबे चौड़े एरिया पे ब्रिटिशर्स ने राज किया। कैसे किया? बिकॉज इंडिया जो है वो रिसोर्सेज के मामले में बेहद रिच था, सोने की चिड़िया कहा करते थे अपन। और ब्रिटिशर्स के पास में इंडिया के कंपैरिजन में बेहतर टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत करी, उनको यूज़ करने की शुरुआत करी अपने फ़ायदे के लिए। अब तक हमें ये समझ में आ गया है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो उतना ही ज़रूरी हो जाता है इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना। रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन रिसोर्सेज का इर्रेशनल यूज़ किया गया है, इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया गया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर इन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। गांधी जी की एक बड़ी फेमस लाइन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। किस नेचर के पास में सभी की ज़रूरतों के लिए इनफ है, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी ग्रीडी हो जाएगा तो इस नेचर के पास में इनफ नहीं है। बेसिकली गांधी जी ये कह रहे थे कि ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स के लिए इस नेचर के पास में इनफ नहीं है और लोगों का ग्रीड, लोगों की सेल्फिशनेस इस डेवलपमेंट के नाम पे रूट कॉज है फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका कहने का मतलब था कि हमें रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने की ज़रूरत है। एक छोटे से डब्बे में बात की गई है कि किस तरीके से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी बातचीत नेशनल लेवल पे की गई है। सबसे पहली बार 1968 में एक क्लब ऑफ रोम बना था। उस क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहली बार कहा कि हमें रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। ये सबसे पहली बार क्लब ऑफ रोम में कहा गया। कब? 1968 में। फिर 1974 में गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड, गांधी जी जो कहते थे कि सबकी नीड के लिए हमारे नेचर के पास में इनफ है लेकिन किसी एक इंसान की ग्रीड के लिए भी हमारे नेचर के पास में नहीं है, उस आइडिया को लिखा गया शूमेकर की एक किताब में, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में। और ये जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल है इसको पब्लिश कब किया गया था? 1974 में। देखो, रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उसकी बातचीत सबसे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने की। कब की? 1968 में। फिर 1974 में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम की एक किताब लिखी गई। किसने लिखी? शूमेकर ने लिखी। और इस किताब में कहा गया कि गांधी जी जो कह रहे हैं, गांधी जी का जो आइडिया है कि दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, वो आइडिया सही है, उस आइडिया पे हमें काम करने की ज़रूरत है।
फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमीशन बनाई गई, ब्रूटलैंड कमीशन, और इस ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में आई। और इस ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सबसे पहली बार बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा, ऐसा डेवलपमेंट जिसके थ्रू एक तो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होनी चाहिए और दूसरा फ्यूचर जनरेशन की नीड्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत सबसे पहली बार कहाँ की गई, ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, जो कि आई थी 1987 में। फिर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी बातचीत है उसको फर्दर पब्लिश किया गया एक किताब में जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और फिर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट समिट हुई, अर्थ समिट। कहाँ पर हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई। कब हुई, जून 1992 में हुई, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। और ये बातचीत हो गई रिसोर्सेज के बारे में। इसके बाद बात आती है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज की बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। इजी सेशन था ये रिलेटिवली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये अर्थ समिट और एजेंडा 21। और अगर हो सके तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं इनको भी याद रखना। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस में अगर लिखने को आ जाए, हालांकि इतना सस्ता क्वेश्चन देंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है, उस पर एक आप आंसर लिख सकते हो। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।